कहानी की शुरुआत माँ और बेटे के एक बहुत ही सुंदर सीन से होती है। आना एक सिंगल मदर है और ये छोटा सा प्यारा बच्चा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम ज़ाइन है। सुबह से ही बहुत जोरों की बारिश हो रही है। बारिश कुछ अजीब सी लग रही है। तो इस बारिश के पानी को देखकर ज़ाइन अपनी मम्मी से जिद करने लगता है कि उसे स्विमिंग करनी है। उसकी माँ उसे किसी तरह समझा बुझाकर रोज़ की तरह नाश्ता बनाने जाती है। तभी अचानक वो नोटिस करती है कि उसके घर के फ्लोर पर पानी आ रहा है। खिड़की की तरफ देखने पर पता चलता है कि खिड़की से भी पानी अंदर घुसने लगा है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अचानक उसे सुनाई देता है कि बिल्डिंग के माइक पर अनाउंसमेंट हो रही है कि 3 मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही एक और बात बताई जाती है कि पूरी बिल्डिंग में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए नेचुरली लिफ्ट बंद हो गई है। ऊपर जाने के लिए सबको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर आना बिना देर किए अपना ज़रूरी सामान पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त हर तरफ पानी देखकर ज़ाइन स्विमिंग के लिए अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहा था। चारों तरफ के हालात देखकर आना पहले से ही बहुत टेंशन में थी। ऊपर से ज़ाइन की ऐसी जिद पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफ़ी डांटती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान और कपड़े बैग में भरने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। फ़ोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं? क्या आपके फ्लोर पर पानी घुस गया है? आना जवाब देती है, हाँ। तब वो आदमी कहता है, तो कुछ ही देर में आपका पूरा फ्लोर डूब जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलकर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ आइए। मैं ऊपर ही हूँ। मैं आप लोगों को रेस्क्यू करने आया हूँ। और हाँ, अगर आप अपने साथ सामान लाने की सोच रही हैं तो प्लीज़ उसे वहीं छोड़ दीजिए। ये कहते ही फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद आना बिल्कुल देर नहीं करती और ज़ाइन की कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लेकर निकलने के लिए उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे ज़ाइन कहीं भी नज़र नहीं आता। असल में ज़ाइन को जब उसकी माँ डांटती है या उसका मन खराब होता है तो वो अलमारी के अंदर जाकर छिप जाता है। ये बात आना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अलमारी खोलकर उसे समझाती है और प्यार से बाहर निकाल लाती है। बाहर आते ही वो एक भयानक मंजर देखती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी। पानी जैसे किसी शैतान का रूप ले चुका है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो सबको निगल जाएगा। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आना हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटे को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां लोगों की लंबी लाइन लगी है। अगर वो लाइन में खड़ी होकर ऊपर जाने का इंतजार करती तो कुछ ही देर में पानी उन्हें वहां ले जाता, इसलिए अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। अचानक उसे याद आता है कि बिल्डिंग में एक और एग्जिट सीढ़ी भी है, इसलिए वो बिना देर किए उस तरफ भागती है। दूसरी तरफ बहुत से लोग पानी की लहरों से लड़ नहीं पा रहे थे और उसमें डूब रहे थे। ऐसे हालात देखकर किसी का भी डर जाना लाजमी है, और ज़ाइन तो अभी बस एक बच्चा है, इसलिए उसकी माँ उसे हिम्मत देने के लिए अलग अलग कहानियाँ सुनाने लगती है। यहाँ तक कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वे दोनों मिलकर ज़ाइन का पसंदीदा गाना गाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। सच में इसी को माँ का प्यार कहते हैं। खुद अंदर से टूटकर भी बच्चे के लिए चेहरे पर मुस्कान रख सकती है। वे उस सीढ़ी से काफ़ी फ्लोर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी आना देखती है कि आगे की सीढ़ियों पर बहुत सारा पुराना सामान रखा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। उन चीज़ों को हटाकर ऊपर जाने में बहुत वक्त लगेगा और मेन सीढ़ी से इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है। इधर पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता आ रहा है। जैसे तैसे आना उस सीढ़ी से ज़ाइन को लेकर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचती है। ऊपर पहुंचते ही अचानक उसे सुनाई देता है कि किसी दूसरे फ्लोर से कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो उस आवाज़ का जवाब देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, देखती है कि ज़ाइन वहाँ नहीं है। आना बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। एक तरफ इतना सारा पानी और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़। आना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और अपने बेटे को कहाँ ढूंढे। वो पूरी तरह बेबस हो जाती है, फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लैट के अंदर घुस जाती है। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है और फिर वो जो देखती है, उसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। वो देखती है कि पहाड़ जैसी एक दानव जैसी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है और कुछ समझने से पहले ही वो लहर उनकी बिल्डिंग से टकरा जाती है। इसके चलते और भी कई फ्लोर्स पानी के नीचे समा जाते हैं। आना अब पूरी तरह से पानी के नीचे है, फिर भी वो ज़ाइन को ढूंढना नहीं छोड़ती। पानी के अंदर ही तैरते हुए वो पागलों की तरह एक कोने से दूसरे कोने तक अपने बच्चे को तलाश रही है।
एक बार सोच कर देखिए, उस वक्त आना खुद को कितना बेबस और हेल्पलेस महसूस कर रही होगी। काफ़ी देर तक पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ज़ाइन मिल जाता है, लेकिन तब तक छोटा ज़ाइन बेहोश हो चुका था। आखिर एक बच्चा कितनी देर पानी के नीचे रह सकता है? आना किसी तरह अपने बेटे को लेकर वहां से निकलना चाहती है, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाज़ा किसी भी तरह खुल नहीं रहा। इधर काफ़ी देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से आना भी अब अपनी सांस नहीं रोक पा रही थी। वो खुद भी बीमार सा महसूस करने लगी है। उसे लग रहा है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। ठीक तभी एक आदमी आकर उन दोनों को खींचकर ऊपर ले जाता है और उनकी जान बचाता है। ऊपर जाने के बाद वो ज़ाइन के सीने और पेट को दबाकर पानी बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। ज़ाइन बहुत डर गया था, इसीलिए अपनी माँ को देखते ही वो रोने लगता है। इधर वो आदमी एक वीडियो के जरिए अपने ऑफिस में रिपोर्ट करता है कि उसने आना और उसके बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। अब तक आपको लग रहा होगा ना कि इतने सारे लोगों के बीच ये आदमी सिर्फ आना को ही बचाने क्यों आया। वेट, अभी पता चल जाएगा। जब आना उस आदमी से उसकी पहचान पूछती है तो वो बताता है कि उसे डार्विन कंपनी ने भेजा है। वो उस कंपनी की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और उसका नाम हीजो है। इसके बाद जब हीजो उन्हें लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था, तब आना उससे पूछती है, बाहर का पानी इतने नमकीन क्यों है? मुझे तो लगता है कि ये कोई मामूली बारिश नहीं है। तभी हीजो उसे बताता है कि बारिश तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो बाढ़ आई है वो समंदर का पानी है। असल में अंटार्कटिका में एक उल्कापिंड गिरा है, जिसकी वजह से सारी बर्फ पिघल गई है और ये बाढ़ आई है। आना पूछती है, क्या इस बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता था? हीजो बताता है कि साइंटिस्ट्स को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उनके पास इस सिचुएशन को संभालने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वे बेकार में लोगों को बताकर अफरा तफरी या डर का माहौल नहीं बनाना चाहते थे। और हाँ, आज शायद इस दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है। सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हीजो की बातें सुनकर आना परेशान हो जाती है और पूछती है, अगर दुनिया खत्म ही होने वाली है तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हीजो आना से कहता है, आप भले ही खुद को डार्विन कंपनी की एक मामूली मैनेजर समझती हूँ, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपकी कंपनी में एआई के लिए जो इमोशन इंजन तैयार किया जाता है, उसे सिर्फ आप और आपके बॉस ही बना सकते हैं। सुबह से आपके बॉस और उनकी बेटी का कहीं पता नहीं है। शायद वे अब तक पानी में डूब चुके होंगे। इसीलिए अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। हमने ऑलरेडी लेबोरेटरी में इंसानी शरीर तैयार कर लिए हैं, लेकिन उस बॉडी में इमोशन सिर्फ आप ही डाल सकती हैं, क्योंकि आज दुनिया के सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए दोबारा धरती पर इंसान बसाने के लिए भी हमें आपकी ज़रूरत है। इसीलिए आपको ले जाने के लिए बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर भेजा गया है। असल में ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, तो इसे किसी और नज़रिए से सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हो रहा है उसे एंजॉय करते रहिए। तो इन सब बातों के बीच टेंशन में डूबे हुए वे कुछ और फ्लोर ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी अचानक ज़ाइन अपनी माँ से कहता है कि उसे टॉयलेट आया है। हीजो ये जानकर उन्हें एक फ्लैट के अंदर ले जाता है। उस फ्लैट में हीजो और आना की बातचीत के दौरान आना हीजो का फ़ोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है ताकि उनका हालचाल जान सके। उसकी माँ उसे कहती है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारे बारे में मत सोचो, अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। ये बात बोलते ही फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ज़ोरदार लहर की आवाज़ आती है और लाइन कट जाती है। आना को समझते देर नहीं लगती कि उसने अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए खो दिया है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, क्योंकि इस वक्त टूटने से काम नहीं चलेगा। वो पूरी दुनिया के साथ साथ अपने बच्चे को बचाने की जंग लड़ रही है। तभी आना और हीजो नोटिस करते हैं कि फ्लैट की गैस पाइप लीक हो गई है। एक और नए खतरे को भांपते हुए आना ज़ाइन को गोद में लेती है और वे तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन बाहर इससे भी बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। एक तरफ बिल्डिंग के चारों ओर पानी ही पानी और आंखों के सामने डूबते हुए सैकड़ों लोग। दूसरी तरफ वे जिस ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं गैस लीकेज की वजह से बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। ये नज़ारा किसी कयामत से कम नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर हीजो सीढ़ियों से ऊपर जाने की उम्मीद छोड़ देता है और बालकनी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर हीजो आना से कहता है, आप अपने बेटे को मुझे पकड़ा दीजिए। आना अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे हीजो की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ छोटा ज़ाइन अपनी माँ को छोड़कर किसी और के पास जाने को तैयार नहीं था। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो ज़ाइन को हीजो तक पहुँचा तो देती है, पर खुद को संभाल नहीं पाती।
उसका पैर फिसलता है और वो सीधे नीचे गहरे पानी में जा गिरती है। लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानती। किसी तरह तैरकर वो फिर से एक फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वो उस फ्लोर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बंद पड़ी है। इसी बीच उसकी नज़र दो आदमियों पर पड़ती है जो इस मुसीबत का फ़ायदा उठाकर अपार्टमेंट्स में चोरियां कर रहे हैं। क्या अजीब हालत है, जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। खैर, आना लिफ्ट में फंसे बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और तेज लहर आकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती है। ऐसे हालात में अचानक उसकी आंखों के सामने उस काली रात की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वो, ज़ाइन और उसका पति कार एक्सीडेंट की वजह से पानी में डूब गए थे। उस दिन वो ज़ाइन को तो बचा पाई थी, पर अपनी आंखों के सामने अपने पति को ख़त्म होते देखा था। कैसी किस्मत है, उस रात भी पानी था और आज भी वो पानी के नीचे है और ज़ाइन खतरे में। अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो फिर से ऊपर के फ्लोर्स की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह वो 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जाना है बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर। तभी हीजो उसके सामने आता है और बताता है कि ज़ाइन बहुत बीमार हो गया है। ये सुनकर आना पागलों की तरह अपने बेटे की तरफ भागती है। असल में ज़ाइन का शुगर लेवल गिर गया है। आना को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि खुद को और बच्चे को बचाने के चक्कर में वो काफ़ी पहले ही पानी के नीचे ज़ाइन की दवाइयाँ खो चुकी है। आना ज़ाइन को लेकर भागने लगती है, तभी हीजो पीछे से जो कहता है वो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। वो कहता है, आप इतनी पागल क्यों हो रही हैं? ज़ाइन को लेकर इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आप तो जब चाहें ज़ाइन की एक कॉपी बना सकती हैं। उसके सारे इमोशंस आपके पास हैं, उसके पूरी ब्रेन का बैकअप भी आपके पास है। अब खामखा इसके पीछे वक्त बर्बाद करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ बच्चे की ये हालत और दूसरी तरफ हीजो की ऐसी अजीब बातें सुनकर आना को बहुत गुस्सा आता है। वो भागते हुए अपने बेटे को लेकर एक फ्लैट में जाती है। जैसे तैसे कुछ चीज़ों को मिलाकर एक दवाई तैयार करती है और ज़ाइन को पिलाती है, जिससे थोड़ी देर में ज़ाइन की हालत सुधरने लगती है। मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि जब आना ज़ाइन के कपड़े साफ कर रही होती है तो उसे अचानक बाहर धूप चमकती हुई दिखती है। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है और उसके मन में उम्मीद की किरण जगती है। वो हीजो से कहती है, देखो देखो, धूप निकल आई है, शायद अब सारा खतरा टल गया है ना? सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हीजो इस बात पर कुछ नहीं कहता। वो आना को जो बताता है उससे उसका दिल फिर से टूटकर बिखर जाता है। हीजो कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, हमारा प्लान बदल गया है। फिलहाल अंतरिक्ष में जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ ज़ाइन को नहीं ले जाया जा सकता। आना गुस्से और दुख में कहती है, तुमने ये बात जानबूझकर मुझसे छिपाई, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। इन बातों के बीच सूरज फिर से डूब जाता है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। तभी उनकी नज़र एक विशाल लहर पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस लहर से बचने के लिए वे पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं।